नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करें एक बड़ी खबर के साथ। गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने वाला है। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दिसंबर के पहले हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं। तो देखिए, लंबे वक्त से इंतजार था। हालांकि बीच में मोरबी हादसा हो गया, जिस वजह से यह माना गया कि शायद देरी की वजह अब ये भी हो सकती है। लेकिन इस बीच आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि पिछली बार की तरह यानी 2017 की तरह इस बार भी 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन सबसे अहम चीज, भारतीय जनता पार्टी जो 6 बार से लगातार सत्ता में है, क्या 7वीं बार भी अपना तिलिस्म कायम रख पाएगी? लेकिन कांग्रेस जो कि विपक्षी दल है, जिसने पिछली बार हालांकि बेहतर प्रदर्शन किया था, क्या इस बार उसके लिए उस प्रदर्शन को और बेहतर करके सत्ता तक पहुंचना मुमकिन होगा या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मेहुल झाला जुड़ गए हैं। मेहुल, आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की, और क्योंकि देखिए लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था हिमाचल का, जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद से ही, कि आखिर गुजरात की चुनाव तारीखों का ऐलान कब होगा? देखिए, 12 नवंबर को वोटिंग है हिमाचल में, और जिस तरह से लगातार 30 तारीख से न्यूज इंडिया बता रहा है अपने दर्शकों को कि चुनाव की तारीखों का ऐलान 3 नवंबर को होगा, आज वो घड़ी आ गई है। 12 बजे चुनाव आयोग की बैठक है। मैं आपको साथ साथ एक अपडेट और दे दूं, गांधीनगर के कमलम में जो प्रत्याशी है उनके चयन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, CR पाटिल, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मनसुख मांडविया, उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यहाँ मौजूद रहेंगे, क्योंकि भूपेंद्र यादव प्रभारी भी हैं। लगातार 3 दिवसीय ये बैठक होगी, और पूरा जो कमान है गुजरात चुनाव के आयोग का या प्रत्याशियों को चुनने का, ये जो सेंस की प्रक्रिया थी वो सारी खत्म हो चुकी है। सभी 182 बैठकों पर बीजेपी के जो चुनाव लड़ने वाले इच्छुक प्रत्याशी हैं उनकी सेंस ली गई थी। 3 सदस्यीय कमेटी सारे जगहों पर दौरा किए थे। अब ये रिपोर्ट पार्लियामेंट्री बोर्ड को दे रही है। आज सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू होनी थी। लगातार 3 दिन तक ये बैठक रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीनों दिन ये पूरी कमान अपने हाथ में लिए होंगे, और उसके बाद ये तय होगा कि किस विधानसभा क्षेत्र से किसको टिकट दिया जा रहा है। इस बार का मुकाबला बीजेपी के लिए भी आसान इतना नहीं है, क्योंकि राज्य में एक मजबूत विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर दस्तक दे चुकी है। लगातार अरविंद केजरीवाल 1.5 महीने से गुजरात दौरे कर रहे हैं। उन्होंने 100 कैंडिडेट की लिस्ट पहले से ही घोषित कर दी है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशियों की सूची आनी अभी बाकी है। माना जा रहा है कि यहाँ पर मैं ये समझना चाहूंगी कि देखिए, आम आदमी पार्टी ने अब से पहले, देखिए अगर आपको याद होगा पंजाब में किस तरह से स्थिति बदल गई, सत्ता तक पहुंच गई, लेकिन आम आदमी पार्टी की मौजूदगी से इस बार मुकाबला कई सीटों पर त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे अहम चीज है, अगर हम गुजरात में देखें तो भारतीय जनता पार्टी 6 बार से सत्ता में है। उसकी तरफ से अभी तक नहीं ऐलान किया गया है प्रत्याशियों का, कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया है। क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? चुनाव प्रचार के लिए अभी समय बहुत कम होगा। कांग्रेस जिस तरह से जमीनी स्तर पर तैयारियां कर रही है, क्योंकि उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया है कि जितने विधायक कांग्रेस के हैं उन सभी को रिपट किया जा सकता है। ऐसे में सारे विधायकों ने अपनी अपनी तैयारियां अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि कोई बड़ा बवंडर हो। शायद ये माना जा रहा है कि यही वजह से खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार 3 दिन तक अंतिम मोहर लगाएंगे कि किसको टिकट दिया जाना है, क्योंकि पिछले 5 साल में कई सारे कांग्रेसी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। उन्होंने भी दावा ठोका है कि उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में टिकट दिया जाए। अब पूरा जो कमान है प्रत्याशियों के चयन का, वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने हाथों में लेंगे। साथ में भूपेंद्र यादव भी होंगे, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल होंगे, मनसुख मांडविया भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज से 3 दिवसीय जो बैठक हो रही है उसमें बीजेपी के प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र के
तय किए जाने हैं। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की तकरीबन 90 प्रत्याशियों की सूची लगभग तैयार है, खाका तैयार है, प्रारूप तैयार है, केवल अमली जामा पहनाना है। हो सकता है 1 या 2 दिन में कांग्रेस की पहली सूची सामने आ जाए। देखिए आम मेहुल, आदमी जो पार्टी स्थिति समझ पा रहे हैं वो ये है कि दोनों ही पार्टियां ये चाहती हैं कि दूसरी पार्टी पहले अपने पत्ते खोल दे ताकि हमारे लिए जो बिसात है वो आसान हो जाए। अगर हम चुनाव की तारीखों की बात कर लें तो मेहुल, क्या लगता है, क्या 2017 की तरह इस बार भी 2 चरणों में चुनाव का ऐलान हो सकता है, या फिर क्या पृष्ठभूमि रह सकती है, क्या रणनीति रह सकती है चुनाव आयोग की? में 2 चरण में चुनाव हुए थे। मैं आपको बता दूं कि इस बार भी कयास यही है कि 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। पहला चरण हो सकता है या 29 या 30 तारीख का, 27 के 30 के बीच पहला चरण हो सकता है और 3 या 4 दिसंबर को दूसरा चरण होगा। क्योंकि 8 तारीख को मतगणना है हिमाचल की, साथ साथ गुजरात की भी मतगणना 8 दिसंबर को ही होनी है। ऐसे में पूरे तरीके से देखा जाए, चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान देरी से हो रहा है, हो सकता है कि यह वजह मोरवी हादसे को लेकर हुई हो। हमने 30 तारीख को ही बताया था जब मोरवी हादसा हुआ था शाम में। अगले दिन हमने बता दिया था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान 2-3 दिन पीछे जा सकता है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने 100 कैंडिडेट की सूची घोषित की है, उसमें मोटे मोटे तौर पर जो स्ट्रेटेजी बीजेपी या कांग्रेस अपनाती आई है, उसी स्ट्रेटेजी के आधार पर उन्होंने ज्ञाति जाति के समीकरणों को देखते हुए सभी प्रत्याशियों को लगाया है विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए। जैसे पटेल के सामने पटेल आएगा, कोली के सामने कोली आएगा, लेहुआ पाटीदार है, कड़वा पाटीदार है, ठीक जाति जाति के क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय के सामने क्षत्रिय लगाया है, दलित हो तो उनके सामने दलित चेहरा लगाया है। बिल्कुल मेहुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हर सीट पर हर पार्टी तमाम समीकरणों का ख्याल रखेगी प्रत्याशी के नाम के ऐलान से पहले। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गांधीनगर में आज बीजेपी की अहम बैठक होनी है। गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक है आज। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। मनसुख मांडविया समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आज बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है और ये बैठक गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाली है। इस मीटिंग में गुजरात के पदाधिकारी शामिल होंगे। पदाधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह, मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी स्थिति को समझने के लिए और चुनाव को लेकर बड़े फैसले ले सकती है। साथ ही अमित शाह इस बैठक के जरिए अपने नेताओं से प्रदेश की जमीनी हकीकत और चुनावी मंथन पर चर्चा भी करेंगे। बता दें कि साल 1995 से बीजेपी गुजरात की सत्ता संभाल रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के गुजरात में चुनाव में हिस्सा लेने से बीजेपी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई हैं। तो आज अहम बैठक है बीजेपी की, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, मनसुख मांडविया शामिल होंगे। गांधीनगर में इस बैठक का आयोजन किया गया है। गुजरात में जमीनी हकीकत को समझने के लिए ये बैठक रखी गई है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद सीपी जोशी का गुस्सा फूटा है। बड़ी खबर, बीजेपी सांसद सीपी जोशी का गुस्सा फूटा है और उन्होंने नारकोटिक्स कर्मचारी को तमाचा जड़ दिया है। रिश्वत की बात को लेकर थप्पड़ मारा गया है। थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चित्तौड़गढ़ से दरअसल सांसद हैं सीपी जोशी, जिन्होंने नारकोटिक्स विभाग के कर्मचारी को थप्पड़ जड़ा है। दरअसल कहा जा रहा है कि कर्मचारी रिश्वत लेता था। रिश्वत लेने की जानकारी जैसे ही सीपी जोशी को मिली, उन्होंने इस कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। चित्तौड़गढ़ का ये पूरा मामला। चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं सीपी जोशी, जहां सांसद सीपी जोशी ने कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। क्यों करते हो ऐसा? यही जिंदगी निकल जाएगी। कितने ले रहे हो? 5,000 के 30,000 की तो मुखिया जी है। हाँ, नवानंद तो कितने ले रहे हो? 5,000 के 30,000 की तो मुखिया जी है। बाबर सिंह जी को ला के लाना उसको। ऊपर है तो बोला ला के लाना उसको। क्यों करते हो ऐसा?
यही जिंदगी निकल जाएगी। कितने ले रहे हो? देखिए राजस्थान का ये पूरा मामला जहां पर बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने नारकोटिक्स के कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। ये वीडियो भी आप देख रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। किस तरह बीजेपी सांसद का गुस्सा अचानक इस कर्मचारी पर फूटा, जिस पर यह आरोप लग रहा था कि दरअसल वो रिश्वत लेता है। ऐसे में नाराजगी जाहिर की और तुरंत ही थप्पड़ जड़ दिया। रिश्वत की बात को लेकर देखिए थप्पड़ मारा गया। चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं सीपी जोशी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा है और आज ईडी के सामने हेमंत सोरेन पेश होने वाले हैं। रांची के ईडी ऑफिस में आज पूछताछ होगी। अवैध खनन के मामले में यह पूछताछ होनी है। करीब 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में ये पूछताछ होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। ईडी ने समन जारी कर उन्हें अपने रांची वाले ऑफिस पर पूछताछ के लिए बुलाया है। सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए दिल्ली से खास तौर पर ईडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज बुधवार को रांची पहुंचे। ईडी ने विशेष संदेश वाहक के जरिए मुख्यमंत्री को समन भेजा है। संभावना है कि मुख्यमंत्री ईडी के समन के विरुद्ध कोर्ट जा सकते हैं। ईडी ने साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में गिरफ्तार पंकज मिश्रा, निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, नेताओं और नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल से पूछताछ में मिले तथ्य के आधार पर उन्हें समन भेजा है। ईडी को पूर्व में छापेमारी के दौरान पंकज मिश्रा के घर से एक लिफाफा मिला था। इसमें मुख्यमंत्री के बैंक खाते से जुड़ा चेकबुक भी था, जिसमें 2 चेकबुक हस्ताक्षरित थे। पंकज मिश्रा पर ईडी की हिरासत में इलाजरत रहते हुए मुख्यमंत्री के नाम पर अधिकारियों को धमकाने का मामला भी सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री को समन के साथ ही ईडी ने पुलिस मुख्यालय को भी पत्र लिखकर ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया। इसकी प्रतिलिपि सीआरपीएफ मुख्यालय को भी भेज दी गई है। तो आज ईडी के सामने पेश होना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। ईडी का शिकंजा दरअसल कसता ही जा रहा है, चाहे पंकज मिश्रा के यहां पर हुई छापेमारी हुई हो या फिर उनके और करीबी। लेकिन मुश्किलें हमेशा से बढ़ती गई, क्योंकि आपको याद होगा जब प्रेम प्रकाश के यहां पर छापेमारी हुई थी तो वहां से 2 AK-47 बरामद हुई थी। वहीं पंकज मिश्रा के यहां पर जो छापेमारी हुई उसमें चेकबुक्स मिले जो कि साइन थे। ऐसी और भी तमाम चीजें हैं जिनको लेकर ईडी सवाल कर सकती है आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खतरनाक हो चुकी है। कई जगह पर AQI 300 के पार जा पहुंचा है। नोएडा में AQI 393 पहुंच चुका है। गुरुग्राम में AQI 318 पर पहुंच गया है। लोधी रोड पर AQI 326 के पार है। तो दिल्ली एनसीआर की हवा पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है, खतरनाक हो चुकी है। खासकर दिवाली के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि अब स्थिति जो है वो और खराब होगी। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਠੰਡ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟਰੇਲ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਸੁਪਰ ਸੀਟਰ ਮਿਲਿਆ, ਕੱਲਾ ਤੂੜੀ ਰੀਪਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ ਜੀ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭਰਤਾ ਜੀ। 3 ਲੱਖ ਹੀ ਭਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਲਾ ਤੂੜੀ ਰੀਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਮੌਕੇ ਚੱਲਦੀ, ਹਾੜੀ ਮੌਕੇ ਜੀ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿਲ ਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭਰੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭਰੇ ਹੁਣ, ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸੰਦਾਂ ਕਣਗੇ ਵੀ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੈਡੀ ਦਾ ਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਟੈਡੀ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਲਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
के अलावा प्रदूषण, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से आलम यह है कि AQI लगातार बढ़ता जा रहा है, हवा जहरीली हो रही है और धुंध जो है उसने विजिबिलिटी को पूरी तरह से लो कर दिया है, रफ्तार थम चुकी है। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से उन लोगों को खासकर परेशानी है जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दो जगह पर, एक तरफ भटिंडा की तस्वीरें जहां पर किसान अभी भी पराली जला रहे हैं, जबकि इसकी इजाजत नहीं दी गई है क्योंकि इस वक्त जो हवा है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। दूसरी तरफ आप देखिए, एक तरफ किसान पराली जला रहे हैं और दूसरी तरफ आप इसका असर भी देखिए किस तरह से धुंध छाया हुआ है। गुरुग्राम में AQI 318 पर पहुंच चुका है। हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। तो देखिए विजिबिलिटी पूरी तरह से लो हो चुकी है और जिस तरह हमने जिक्र किया, ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है जिन्हें सांस संबंधित समस्याएं हैं, उन्हें सांस लेने में तकलीफें हो रही हैं, आंखों में जलन इससे महसूस हो रही है और कई सारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो रही हैं। ऐसे में ये स्थिति आप देखिए, मना करने के बावजूद पराली जलाई जा रही है। तो एक तरफ एक्शन और दूसरी तरफ आप रिएक्शन देख सकते हैं कि एक तरफ पराली जलाई जा रही है, दूसरी तरफ आप देखिए कि धुंध ने किस तरह से पूरे दिल्ली NCR को अपनी आगोश में ले लिया है। इन कारणों से आप देखिए AQI जो है वो लगातार बढ़ रहा है। लोगों को हिदायत दी गई है कि कम ही घर से बाहर निकले, यानी जब जरूरत हो तब घर से बाहर निकलें, क्योंकि ये विषैली हवा, ये जहरीली हवा खतरनाक हो सकती है। तो दिल्ली NCR की हवा बेहद खतरनाक हो चुकी है। तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही हैं, इनसे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रदूषण का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। बठिंडा में पराली जलाते हुए तस्वीर आप देखिए, किसान यहां पर अभी भी पराली जला रहे हैं। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है लेकिन इसकी परवाह किसी को नहीं। यहाँ पर मास्क लगाना जरूरी है और जितना बच सकते हैं उतना बचाना जरूरी है बच्चों के, कि तो ये भविष्य के बारे में, पढ़ाई के और भविष्य के उनके बारे में बहुत सारा सोचना पड़ेगा, हमारे को सोचना होगा। सांस की प्रॉब्लम होती है, आँखों में जलन होती है। सरकार क्या, तो लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा। जिन चीज़ों से पोल्यूशन बढ़ता है उन पर कंट्रोल थोड़ा करें। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को चेन्नई के दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष M.K. स्टालिन से मुलाकात की। चेन्नई पहुंचने के तुरंत बाद ममता दीदी स्टालिन से उनके कैंप ऑफिस में मुलाकात करने पहुंची। मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि स्टालिन उनके भाई जैसे हैं। वो एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए आई थी, मगर स्टालिन से मिले बिना नहीं जा सकती थी। दरअसल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एल गणेशन ने उन्हें आज अपने बड़े भाई के जन्मदिन पर आमंत्रित किया था, जिसको लेकर ममता बनर्जी चेन्नई पहुंची थी। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अफीम पट्टों के नामांतरण के नाम पर रिश्वत मांगने का मामला सामने आया। मामला सामने आने के बाद चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी तुरंत हरकत में आए और कर्मचारियों द्वारा मांगी जा रही रिश्वत की शिकायत मिलते ही नारकोटिक्स कार्यालय प्रतापगढ़ पहुंचे। सांसद सीपी जोशी ने यहां
अधिकारियों और कर्मचारियों से रिश्वत के मामले में पूछताछ की और इस दौरान एक कर्मचारी ने नामांतरण के नाम पर 5-5 हजार रुपए की रिश्वत लेने की बात को स्वीकारा, जिसके बाद सांसद सीपी जोशी गुस्से में आ गए और अधिकारियों की मौजूदगी में ही उस कर्मचारी को थप्पड़ जड़ती है। सांसद सीपी जोशी द्वारा किए गए इस निरीक्षण और थप्पड़ मारने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक रिश्वत मांगने वाला कर्मचारी ठेका कर्मी है। और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार के भारत नेपाल सीमा के पास स्थित किशनगंज के गलगलिया बॉर्डर पर पाकिस्तान मूल की संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया गया। किशनगंज पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त रूप से की गई इस कार्रवाई में एक संदिग्ध पाकिस्तानी मूल की अमेरिकी नागरिकता वाली महिला को हिरासत में लिया है और उसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल ये महिला बिना वैध दस्तावेज भारतीय सीमा से नेपाल जाने की कोशिश कर रही थी और इस दौरान उसे पकड़ लिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।